यद्यपि प्रत्येक स्थान पर उसकी कोठियां, गुमाश्ते और नौकर चाकर रहते थे। जब शांता और गुड़िया लकी के पैरों में गिरे तो आखिर में लकी ने गज्जू को छोड़ दिया और उसके बाद गांव वालों को खूब सुनाया। उसने कहा कि गांव वाले इतने भी समझदार नहीं थे कि वो अपना भला और अपना बुरा खुद समझ सके। लकी ने उन्हें बताया कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो विजया नहीं बल्कि यहाँ के पानी की वजह से हो रहा था। लेकिन सरपंच के साथ गांव के बाकी लोगों को लकी की बात पर यकीन नहीं था। ऐसे में लकी ने पानी की जांच के लिए कमलेश को अपने हॉस्पिटल में भेज दिया। कमलेश जब वहां से रिपोर्ट लेकर आया तो सबके होश उड़ गए थे। रिपोर्ट में लिखा था कि पानी में किसी की लाश थी। सरपंच को जब लकी की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो लकी ने रिपोर्ट उसे थमा दी। अब पूरा गांव इस बात का इंतजार कर रहा था कि सरपंच ने जिस डॉक्टर को रिपोर्ट भेजी थी उसका क्या मैसेज आया था। जैसे ही सरपंच के मोबाइल की मैसेज टोन बजी तो इतने में सब लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। मैसेज आ गया है, सरपंच ने धीरे से गांव वालों से कहा। पढ़कर सुनाइए ना क्या लिखा है, एक गांव वाले ने कहा। सरपंच ने अपनी जेब से चश्मा निकाला और उस मैसेज की तरफ देखने लगा। उसने मैसेज को सरसरी निगाह से पढ़ लिया और उसके बाद गांव वालों की तरफ देखने लगा। सभी लोग इंतजार भरी नजरों से उसे देख रहे थे। इसमें वही लिखा है जो डॉक्टर साहब ने कहा था। सरपंच ने बहुत ही दबे हुए सुर में कहा। ये सुनते ही कमलेश, राजेश, गुड़िया और ब्रजेश काफी खुश हो गए थे। वहीं सरपंच, गज्जू, शांता और बाकी लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी सांप ने काट लिया हो। अब तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना? लकी ने गांव वालों की तरफ देखते हुए पूछा। सभी गांव वालों ने अपनी नजर नीचे झुका ली। इतने में लकी ने विजया को आगे लाकर खड़ा कर दिया और बोला, अब आप सब लोग एक एक करके यहाँ आएंगे, विजया से माफी मांगेंगे और इसके पैर छुएंगे। लकी की ये बात सुनते ही सब लोग हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। क्या बात है, इसमें एक दूसरे की शक्ल क्यों देख रहे हो? अगर आप इसे डायन बना सकते हो तो देवी भी बना सकते हो। चलो, अब इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो जाए और मैं अपने असली रूप में आ जाऊं, आप लोग चुपचाप आना शुरू कर दीजिए। भैया, इसकी जरूरत। विजया कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में लकी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं, इसकी जरूरत है। इन लोगों के दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए कि जिंदगी में आदमी और कुछ करे ना करे, उसे पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए। उसे इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि वो अपना ही भला ना समझ सके। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो। लकी ने आखिर में गज्जू को देखा और चिल्लाते हुए कहा। सभी लोग गज्जू की तरफ देखने लगे थे। गज्जू अपनी जगह से खड़ा हुआ और बड़ी मुश्किल से अपने पैर उठाते हुए विजया की तरफ बढ़ने लगा। मुझे माफ कर दो, गज्जू ने कहा। पूरा बोल, मुझे माफ कर दो देवी, लकी ने उसे फटकारते हुए कहा। गज्जू ने एक गहरी सांस ली और फिर से विजया की तरफ देखते हुए बोला, मुझे माफ कर दो देवी। शाबाश, अब एक काम कर, गुड़िया के पास जा और उससे भी माफी मांग। तुम लोगों को बहुत शौक है ना उसे अपने अंगूठे के नीचे दबा कर रखने का। अब जाकर उसके अंगूठे छुओ और उसके पैर दबाओ। और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी उसको आगे पढ़ाई करने से रोका तो। लकी ने आंखें निकालते हुए गज्जू और शांता को देखा। गज्जू की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लकी की बात को टाल सके, इसलिए वो सीधा गुड़िया के पास गया और उसके पैर छू लिए। गुड़िया को पहले तो शर्म आ रही थी, लेकिन बाद में वो लकी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। शांता भी उसके पैर में गिर गई थी और देखते ही देखते पूरा गांव विजया के पैरों में गिर गया था। एक जमाना था जब विजया को कोई मुस्कुरा कर देखता भी नहीं था, उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। लेकिन आज जब सारा गांव उसके पैरों में था तो उसकी आंखें भर आई थी।
और वो हर थोड़ी देर में लकी को देख रही थी। जब सारे गांव ने विजया से माफी मांग ली तो आखिर में लकी ने गांव वालों से कहा, अब जाओ और नदी में से उस लाश को निकलवाओ। अगर उसी पानी को पीना चाहते हो तो अपने यहाँ फिल्टर लगवाओ। डॉक्टर साहब, लेकिन इन दिनों गांव में कोई मौत हुई ही नहीं है। हाँ, हमारा छोटा सा गांव है, अगर यहाँ कोई भी मरता है तो सबको खबर लग जाती है, तो फिर हमारी नदी में लाश कैसे हो सकती है? इतने में एक आदमी भागता हुआ आया और गांव वालों से बोला, उसके साथ में एक और आदमी खड़ा हुआ था। हो सकती है? अरे हो क्या सकती है, नदी में लाश है। इतने में एक गांव वाले ने आगे आते हुए कहा। सभी लोग उस बात को सुनकर हैरान हो गए। किसकी? इस जयराम की भैंस की। जैसे ही डॉक्टर साहब ने कहा कि नदी में किसी की लाश है तो मुझे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही इसकी भैंस मर गई थी, लेकिन ना तो इसके पास भैंस को दफनाने के पैसे थे और ना ही उसे जलाने के, इसलिए इसने चुपचाप रात को भैंस को नदी में फेंक दिया। उसी के सड़ जाने की वजह से नदी का पानी खराब हुआ है। उस आदमी ने जैसे ही ये कहा तो लकी हैरान हो गया। अब बताओ, ये लड़की डायन है या ये आदमी पिशाच है? लकी ने कहा। सारा गांव उस आदमी को मारने के लिए टूट पड़ा और इधर लकी विजया को अपने साथ लेकर उसके कमरे पर आ गया। साथ में राजेश, कमलेश और ब्रजेश भी थे। वो लोग लकी का सामान अपने साथ ले आए थे और लकी को बार बार धन्यवाद दिए जा रहे थे। सर, हमें माफ करना, हमने आपके ऊपर शक किया। सर, अगर आप नहीं होते तो ये लोग विजया के साथ। सर, आप विजया को अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे? प्रॉमिस, इसकी सिक्योरिटी का सारा ख्याल हम लोग रखेंगे। कमलेश ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर उसकी शर्म साफ नजर आ रही थी। ये मेरा फैसला नहीं है, इसका और जय का फैसला है। ये दोनों जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। प्लीज मत जाओ ना। तुम चाहो तो मेरे घर पर रुक सकती हो। मैं माँ को बोलकर तुम्हारे लिए एक कमरा खाली करवा दूंगा। कमलेश ने जल्दबाजी में कहा। उसे लग रहा था कि सच में विजया उसकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। विजया उसकी आंखों में ऐसा कुछ देख पा रही थी जो बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा था। उसने देखा कि कमलेश को उसके लिए कुछ महसूस हो रहा था। खुद राजेश और ब्रजेश को भी कमलेश का ये कहना थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन आखिर में उन्होंने इस बात को बचा लिया। देखती हूँ, विजया ने धीरे से कहा। हाँ, आराम से देखो। वैसे भी अभी कुछ दिनों के लिए तो हम वापस पटना चल रहे हैं। जय को तुम्हारी बहुत याद आ रही है। उसने स्पेशली कहा है कि अगर मैं आऊं तो तुम्हें अपने साथ लेकर आऊं, इसलिए जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम कुछ दिनों के लिए चल रहे हैं। पर भैया, एनजीओ वालों को पता चला कि मैं छुट्टी पर जा रही हूँ तो वो मेरे पैसे। विजया ने कहा। अब इससे पहले कि लकी उसकी बात का जवाब दे पाता, इतने में कमलेश ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगर आपके एनजीओ से कोई आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि आप पढ़ाने के लिए गई हुई हैं। हम ये भी कह देंगे कि आप यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लकी उसकी बात सुनकर विजया को देखने लगा और मुस्कुरा दिया। विजया भी कमलेश की बात सुनकर शर्मा गई थी। फिर उसने अपना सामान पैक कर लिया और कुछ देर के बाद लकी और विजया लकी की गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। कमलेश, राजेश और ब्रजेश उन्हें बाय कर रहे थे। वो लोग पटना का रास्ता पकड़ चुके थे। माफ करना, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई थी। लकी ने विजया की तरफ देखते हुए कहा। भैया, आप आ गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वरना मुझे तो यही लगा था कि आज मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। विजया ने कहा। जय ने मुझसे कहा था कि जब मैं शिवपुर से वापस आऊं तो तुम्हें साथ लेकर आऊं। अब ऐसे में मैं तुम्हें छोड़ थोड़ी न सकता था। चाहे मुझे कुछ भी हो जाता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता, लकी ने कहा और विजया के सिर में हाथ फेर दिया। इधर विजया भी लकी को देखकर मुस्कुरा रही थी। रास्ते भर उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत सारी बातें की और बातों ही बातों के बीच में कब पटना आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। लकी की गाड़ी उसके क्लिनिक के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। उसने देखा कि क्लिनिक के बाहर आज पहले के मुकाबले भीड़ कम नजर आ रही थी। जैसे ही जय की नजर गाड़ी पर पड़ी तो वो भागता हुआ गाड़ी के पास आ गया। इतने में लकी गाड़ी से उतरा और अपना और विजया का सामान उतारने लगा।
विजया कहाँ है? जय ने पूछा तो इतने में विजया गाड़ी से उतरी। जय ने उसे देखा तो हैरान हो गया। उसका चेहरा काफी थका हुआ सा लग रहा था और उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान नजर आ रहे थे। विजया, ये सब क्या हुआ बेटा? जय ने कहा और विजया के पास आकर खड़ा हो गया। विजया ने जय को एक सेकंड के लिए देखा और जोर से उससे लिपट गई। आज सुबह तक तो उसे यही लग रहा था कि वो कभी जय से नहीं मिल पाएगी, लेकिन अभी जब उसने जय को अपने सामने देखा